भारत का पश्चिमी इलाका है, राज्य है राजस्थान, और राजस्थान का एकदम पश्चिमी छोर जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान की सरहद से सटे हुए इलाके हैं। यहाँ के 98 गांव हैं जिनकी बात आज हम धरातल में करेंगे कि 1980 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी वजह से इन गांवों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा उसकी बात हम करेंगे। बाड़मेर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय क्षेत्र है। और इस इलाके की एक खासियत ये भी रही है कि जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो यहाँ के बहुत लोगों ने उस युद्ध में हिस्सा लिया और भारत के हिस्से जो जीत आई उसमें बहुत बड़ा योगदान भी उन्होंने दिया। एक सुकून की बात ये भी है बाड़मेर की, अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो यहाँ पर ऐसा नेतृत्व भी उस वक्त हुआ कि जब 1952 का जो पहला चुनाव हुआ, फिर 1957 का जो दूसरा चुनाव हुआ, उसमें ऐसा नेतृत्व चुनकर आया तनसिंह जिनका नाम था, और उन्होंने फिर संसदीय चुनाव में भी भागीदारी की। 1962 का चुनाव हो, 77 का चुनाव हो, तो संसद में भी इस इलाके का बहुत ही दमदार प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। और उनके बारे में उसी इलाके के कुछ जानकार लोगों ने, जैसे अजय सिंह जी थे, उन्होंने ये बहुत सारी किताबें मुझे दी कि उन्होंने न केवल वहाँ का नेतृत्व किया, राजनीतिक नेतृत्व किया, बल्कि क्षात्र धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में और सेवा धर्म के बारे में भी लोगों को जागृत किया। और इसीलिए केवल नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक संत के तौर पर आज भी वहाँ के लोग उन्हें पूछते हैं। लेकिन उस दौर के बाद जो नेतृत्व इस इलाके को मिला, उसने यहाँ पर हो रहे एक अन्याय के खिलाफ न कभी आवाज़ उठाई और न कभी यहाँ के विकास की फिक्र की। पाकिस्तान के मुनाबाव जो इलाका है, वहाँ से 40 किलोमीटर पहले बाड़मेर का गडरा रोड का इलाका आता है। और वहाँ से जब हमने भारतमाला की सड़क की तरफ टर्न लिया तो उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक है शिव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये बड़ी चर्चा में रही चुनाव के दौरान, 2024 के चुनाव के दौरान, क्योंकि यहाँ पर एक छात्र नेता चुनाव में खड़े हुए और 26 साल की उम्र में विधायक बनकर उन्होंने राजस्थान विधानसभा में बहुत मजबूती से अपने इलाके की जो बदहाली है, गांव की जो समस्याएं हैं, उनको उन्होंने उठाया। इस इलाके में जब हम पहुँचे तो जिस गांव तक हमें पहुँचना था, वहाँ तक जाते जाते मोबाइल नेटवर्क हमारा गायब हो गया। अब मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो हमें ना रास्ता समझ में आ रहा था, क्योंकि सड़कें भी एकदम कच्ची थी, तो किस ओर हम बढ़ें ये भी नहीं समझ में आ रहा था। और दूर दूर तक कोई इंसान भी हमें नहीं नज़र आ रहा था। आखिर में हमें बहुत तलाशने के बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए, एक युवा दिखाई दिया। उनसे जब हमने रास्ता पूछा, अक्षय सिंह उनका नाम था, तो उन्होंने जिस दिशा में वो जा रहे थे बिल्कुल उसके उल्टी दिशा में उस गांव का रास्ता था, लेकिन हमें 2 किलोमीटर दूर तक वो साथ में लेके गए, गांव का रास्ता बताया, वहाँ तक पहुँचाया, बहुत खुशी खुशी। यही गांव का स्वभाव है, जो कि ऐसी छोटी सी बात है लेकिन वो दिल को छू जाती है। इस गड़स गांव में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर पूरा गांव हमारा इंतज़ार कर रहा था, उन्हें पहले से सूचना तो थी। उस गांव में जब हम पहुँचे तो एक संस्था का बनाया हुआ एक स्कूल था, एक बिल्डिंग थी, वहाँ उसके बाहर बच्चे बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और इस बात का भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने, समझे और यहाँ पर जो बदलाव ज़रूरी है उसके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाए। ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पर पोषाहार यानी मिड डे मील के बहाने यहाँ पर बैठते हैं, दिन भर अपना वक्त बिताते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए 20 से 25 किलोमीटर जाना, जबकि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, जाने का कोई साधन नहीं है, तो आगे की पढ़ाई के लिए इनके पास ना कोई मौके हैं, ना कोई रास्ता है, ना कोई उम्मीद है। इसके अलावा फिर वहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे भी हमने बैठ के बात की, पशुपालन की बात की, खेती की बात की, तो उन सब ने भी यही बताया कि जो बकरी और ऊँट पालन है वही उनकी आजीविका है। जब 1971 में जब युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो ये खोखरा पार का जो इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ से लौटकर विस्थापित होकर ये इस इलाके में बसे थे। और तब भारत सरकार ने इन्हें 75 बीघा ज़मीन जो है एक एक परिवारों को यहाँ बसने के लिए दी थी।
तो ये जो ज़मीनें हैं बस यही इनकी संपत्ति है। ऊँट बकरियाँ इन्हीं के बूते इनका घर परिवार चलता है। और ये जो बंजर ज़मीन है जिसमें पानी नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है, सिंचाई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ये अपने खाने लायक, अपने परिवार का गुजारा करने लायक ग्वार है, बाजरी है, फली है, काचरी है, ये सब उगाकर अपने घर का गुजर बसर कर लेते हैं। बस इतना ही इनके पास में है। बिजली है नहीं तो सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा से इनके घर चलते हैं, जिसमें कि 2 ट्यूबलाइट और 1 पंखा, बस इतना भर इनका काम हो जाता है। और पानी के लिए जो है, पीने के पानी के लिए केवल टैंकर पर निर्भरता है। टैंकर से ही पानी ले पाते हैं, क्योंकि और कोई ज़रिया और कोई स्रोत यहाँ पर पानी का नहीं है। तो करीब 1500-1700 का एक जो टैंकर आता है, यह महीने में 2-3 टैंकर के बगैर इनका काम, परिवार का गुजारा होता नहीं है। तो आप सोचिए कि पूरे परिवार की जो गणित है वो पानी के टैंकर की वजह से पूरी गड़बड़ाई हुई रहती है, क्योंकि कमाई का और कोई ज़रिया है नहीं, लेकिन खर्चा जो है वो सारा पानी की व्यवस्था करने में होता है। यहाँ बच्चों से बात हुई, बुज़ुर्गों से बात हुई, फिर महिलाओं से अलग जाकर उनके घर में बैठकर बहुत तसल्ली से बातचीत हुई। तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो हमें समझ में आए कि अच्छा, सारी जो पीढ़ी है, आप चाहे बच्चे देखें, महिलाएं देखें, पुरुष देखें, बुज़ुर्ग देखें, उन सब के दांत जो है और हड्डियां जो हैं वो फ्लोराइड की वजह से आपको दांत पीले दिखेंगे, पैरों में, जोड़ों में दर्द की जो तकलीफ़ है वो पूरे गांव को है। तो पीने का जो पानी टैंकर से मिल भी रहा है वो सेहत के लिए इतना ख़राब है कि इनके पास ना कोई समझाने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना उसका समाधान कोई करने वाला है। टावर नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोड नहीं, गाड़ी कोई आ सकती नहीं है, मुर्दा बना हुआ है, इसमें गाड़ी छोटे निकल नहीं सकती। इसके आए इस चीज कुछ नहीं, पानी है नहीं, लड़के अनपढ़, स्कूल भी नहीं है, 5 साल हो गए हमें हैं। गांव के जो एक थोड़े से जागरूक एक व्यक्ति थे, खेत सिंह जी, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ के बारे में। आप सुनिए वो उनका क्या कहना है। 53 साल पाकिस्तान से यहाँ आई हुई हमारी हुई। अच्छा। अभी 1 साल हुई हमारे गांव में स्कूल खुले हुए। 52 साल तक हमारे गांव में स्कूल नहीं थी। 52 साल तक के बच्चे बाहर जाके पढ़े हैं, 2 या 3 क्लास तक। उसके आगे पढ़ने की उनके पास जगह ही नहीं, कहाँ पढ़े। 10 किलोमीटर नजदीक कोई स्कूल ही नहीं। अभी हमारे गाँव की सरकार पूछो, कुछ बच्चियां हैं 8वीं की जो जाती है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, सुबह 6 बजे घर से निकलती है और रात को 6 बजे घर आती है। सुबह 4 बजे का खाना बनाया हुआ खा के और वापिस 2 शाम को घर आती है। 15 साल की लड़की, 15 साल की, क्या करें। उसकी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई है ही नहीं, सुविधा भी नहीं, सुविधा ही नहीं। अब डॉक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ अभी डॉक्टर नहीं है, 50 किलोमीटर नीचे कोई डॉक्टर नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी डिलीवरी पेशेंट होती है तो अगर 8.5-9 महीने का होता है तो हम उसको पहले ले जाके शहर के पास बैठते हैं, ताकि किसी भी टाइम हो जाए तो हमारे पास डॉक्टर नहीं। तो बात यह है कि दुनिया की कोई भी जानकारी, क्योंकि मोबाइल नहीं है, टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है, नेटवर्क की पहुंच नहीं है, तो एक तो वो जानकारी पहुंचती ही नहीं है इन तक। सरकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी, कोई नॉलेज इस पूरे गांव को नहीं थी। और ये मोबाइल नेटवर्क के बिना आप सोच सकते हैं कि कैसे कोई गुजारा कर सकता है। कोई दुनिया से पूरा कटा हुआ ये जो गांव है, इनके पास न स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, न बिजली है, न पानी है। और जो पास से ही राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, वो गुज़रती है इस इलाके के पास से, बाड़मेर जैसलमेर में। लेकिन उस नहर का पानी भी ये गांव नहीं ले सकता, और उसकी वजह है कि वो एक फ़ैसला, वो 1980 का एक फ़ैसला, जिसकी वजह से इस गांव की सारी तकलीफ़ें जो हैं वो उसी से जुड़ी हुई हैं। ये जो थार रेगिस्तान का इलाका है, इसका 60% राजस्थान में आता है, और ये यहाँ की एक यूनिक इकोलॉजी है। यहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे और पूरा जो एक पारिस्थितिकी चक्र है, उसकी एक अपनी खासियत है जिसके संरक्षण की भी ज़रूरत है। और इसी वजह से 1980 में केंद्र की एक टीम यहाँ पर आई और उसने ये तय किया कि यहाँ का, क्योंकि बहुत यूनिक एक इलाका है, यहाँ पे जो गोडावन मिलता है, यहाँ पर जो वन्य जीव मिलते हैं, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, वो केवल यहीं पर मिलते हैं। तो उनको संरक्षित करने के लिए एक
डेजर्ट नेशनल पार्क की तरह इसे ट्रीट किया जाए और इस तरह का एक नोटिफिकेशन जो है 1980 में निकाला गया। न गांव से पूछा गया, न उन्हें जागरूक किया गया, न उन्हें कोई जानकारी थी इस बात की कि अगर डेजर्ट नेशनल पार्क इसे घोषित किया जाता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और उसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त ये जो घोषणा की गई उसमें 39 गांव जो थे वो जैसलमेर के थे और 54 गांव जो है वो बाड़मेर के इलाके के थे। ये सारे गांव 73 गांव डीएनपी के इलाके में यानी डेजर्ट नेशनल पार्क के इलाके में आ गए, अपने आप ही शामिल हो गए, क्योंकि ये वहाँ पर पहले से बसे हुए थे, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। और वहाँ से शुरू हुई इनकी बदहाली की कहानी। जब इस पूरे इलाके को डेजर्ट नेशनल पार्क की तरह ट्रीट किया जाने लगा, उस तरह की नोटिफिकेशन जब निकाला गया, तो यहाँ के कुछ जागरूक लोग थे और स्वरूप सिंह जैसे कुछ वकील थे जिन्होंने कि मिलकर इस बात का विरोध किया और इस बात को चुनौती दी कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है उसके तहत जब आप किसी इलाके को नेशनल पार्क घोषित करते हैं तो वहाँ के लोगों से पूछा जाता है, उनसे आपत्तियाँ मांगी जाती हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, उसके बाद ही आप ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस था, वो जो निर्धारित प्रक्रिया थी, उसको दरकिनार किया गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये फैसला मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जब नेशनल पार्क आपने घोषित कर दिया तो इस वजह से वो जो बहुत सारे अधिकार लोगों के होते हैं, ग्राम पंचायत के खास तौर से जो अधिकार होते हैं, सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, वो सारे अधिकार एक तरह से छिन गए। और यहाँ पर जो विकास के काम होने चाहिए थे, आज ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वहाँ पर, ना कंस्ट्रक्शन का काम आप कर सकते हैं, ना पानी के लिए खुदाई अगर आपको करनी है तो वो नहीं हो सकती है, सड़क आपको बनानी है, डामर की सड़क, तो वो आप नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी जो दुविधाएं हैं वो पैदा हुई उस एक नोटिफिकेशन की वजह से, जो कि गलत भी था और उसकी जो निर्धारित प्रक्रिया थी वो भी उस वक्त नहीं अपनाई गई थी। भैरव सिंह जी शेखावत की गवर्नमेंट थी, उस टाइम की बात है। तो यहाँ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहर आनी थी। आज डेजर्ट नेशनल पार्क होने की वजह से ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से भी यहाँ को सारे के सारे ये काम को बंद कर दिया गया है। जबकि आप इस क्षेत्र के अंदर घूम करके आए, कितनी पानी की किल्लत है ही नहीं, पानी नहीं है, टैंकर से ही है सुविधा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ जितना भी डेजर्ट नेशनल पार्क का बेल्ट है उसके अंदर ज्यादातर गांवों के अंदर खारा पानी है, अंडरग्राउंड पानी नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क का ये जो पूरा जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका है, इसकी वजह से वन विभाग के भी हाथ बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी कुछ मनमानियाँ भी हैं। अब यहाँ पर जो लोग, क्योंकि पशुपालन पर और खेती पर ही उनकी निर्भरता है, उनकी आजीविका पूरी तरह उस पर आश्रित है, तो ऐसे में पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पशुओं को चारा भी खिलाना होता है, उन्हें पानी भी पिलाना होता है। लेकिन वो कोई भी सुविधा आज सिर्फ इसलिए मुहैया नहीं हो सकती क्योंकि डीएनपी के नाम पर इनको हर काम से रोका जाता है। डामर की सड़क नहीं बनने दी जाती है, कृषि के कनेक्शन, जो बिजली के कनेक्शन है वो नहीं दिए जा सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड इनको नहीं मिलता है, नरेगा जैसी योजना यहाँ पर नहीं चल सकती हैं। तो डामर की रोड अगर आप बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते हैं। तो बिजावल एक गांव था, वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ के सरपंच ने कहा कि डेजर्ट नेशनल पार्क जब आपने घोषित किया है तो आप देखिए कि जो वन्य जीवन है, जंगल का जो जीवन है, उसके साथ इंसानी आबादी का जो तालमेल है वो हमेशा से रहा है और इसी वजह से आपको यहाँ पर ये जो फ्लोरा फौना है, इसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो अभी तक बनी हुई है। तो ये क्या वन विभाग ने की है? उन्होंने हमसे पलटकर सवाल पूछा कि आपको यहाँ कहीं दुर्लभ प्रजाति के कोई वन्य जीव नज़र आए, ऐसा कोई लोमड़ी नज़र आई, कोई गुडावन नज़र आया, कोई ऐसा प्रजाति कोई नज़र आई जिसको देखने से आपको लगा हो कि ये बहुत ही ख़ास इलाका है? तो उन्होंने कहा ये तो हम हमेशा से, सदियों से हमारे पुरखे जो हैं वो इस इलाके की, इस रेगिस्तान की हिफाजत हमेशा से करते रहे हैं और उसी वजह से ये सब कुछ बचा हुआ है। आपको कौन सा वन विभाग का अधिकारी उनकी सुरक्षा करते हुए नज़र आया? तो उन्होंने कहा गाँव ही है, वो आबादी है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है यहाँ पर।
तो इसलिए वो इस लॉजिक पर सवाल उठाते हैं कि आपको डेजर्ट नेशनल पार्क घोषित करके इंसानी जो आबादी है उसके हक छीनने का अधिकार कैसे मिल गया। अच्छा, कानून के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ट्यूबवेल खोदना, कुएं खोदना, सड़क बनाना, इसकी कोई इस पे बंदिश नहीं है, इस पे पाबंदी नहीं है कानून के हिसाब से। लेकिन वन विभाग अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करता रहा है और एक तरह से उसने खौफ पैदा कर रखा है कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं होने देते हैं वो लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीएनपी का इलाका है वहाँ पर अभी जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत एम्बिशियस एक परियोजना है भारत सरकार की, उसकी सड़क, और ये इलाका क्योंकि सरहदी इलाका है तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंस का इलाका है। डेजर्ट नेशनल पार्क में जो भारतमाला प्रोजेक्ट की जो सड़कें बन रही थी वो भी डीएनपी के नाम पर उन्होंने रोक दी हैं, वो नहीं बनने दे रहे हैं सड़क। तो ये जो सुंदरा और केसर सिंह का तला करके एक जगह है, उसके बीच में सड़क जो है, सड़क का काम अभी तक रुका हुआ है। वही जैसलमेर में भी है कि जो डीएनपी का एरिया है वहाँ पर करीब 64 किलोमीटर की जो सड़क है उसका काम वहाँ पर रुका हुआ है। तो ये बात रक्षा मंत्रालय की भी नज़र में आनी चाहिए कि ऐसे अहम काम, विकास के ऐसे अहम काम जो कि देश की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के लिए भी मददगार हैं, उनमें अगर कोई कानून या कोई फैसला या कोई नोटिफिकेशन अगर आड़े आ रहा है तो उसको फिर से रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। रामसर और गडरा रोड से होते हुए हम जीरे के खेत हमें दिखे, और उससे बढ़कर जब हम शिव विधानसभा क्षेत्र की और डीएनपी का जो इलाका है उसकी ओर जब बढ़ने लगे तो वहाँ पर हमें रोजड़े नज़र आए, ऊँट, बकरी, गाय, ये सब टहलते हुए, घूमते हुए नज़र आए। और वहाँ से जब हम और गांव में जब घूमे, हाफिया, कमालानी, बिजावल, समंद का पार, अली की बस्ती, समंद का पार, चौथियाली, बनियाली, ये सब जगह जब हम लोगों से मिलते मिलते आगे बढ़े तो सबकी एक गुहार थी, एक ही बात सबने हमसे कही कि थे पानी दिला दो सा, कि हमारे यहाँ पानी की आप बस व्यवस्था करा दीजिए, बाकी फिर आगे का रास्ता उसी से खुलने वाला है। यहाँ के अगर हम नेतृत्व की बात करें तो स्वरूप सिंह जी, जो जिन वकील साहब का हमने जिक्र किया, उनके जहन में अभी तक ये बात ताज़ा है कि जसवंत सिंह जी जो यहाँ से सांसद हुए बाड़मेर से और रक्षा मंत्री भी रहे देश के, उन्होंने सुषमा स्वराज जी के माध्यम से भारत की संसद में ये मुद्दा उठवाया था। और तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और सुषमा जी ने ये बात उठाई थी संसद में, ये सवाल उठाया था कि डेजर्ट में कैसा पार्क, रेगिस्तान जो है उसमें बाग कैसे हो सकता है। लेकिन उनके बाद जो नेतृत्व रहे यहाँ पर, उन्होंने न कभी इस मामले को छुआ और न ही कभी ये सोचा कि ये जो एक गलती हुई है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। यहाँ 100 मिलीमीटर बारिश होती है, रेत के अंधड़ चलते हैं, सर्दियों में रेत बर्फ़ जैसी ठंडी हो जाती है और गर्मी में पारा 50 के पार चला जाता है। ये सब थपेड़े सहता हुआ ये जो इलाका है अपने लिए छांव नहीं तलाश पाता है। एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट जो हैं वो अक्सर अदालतों तक पहुंच जाते हैं वन्य जीवों के अधिकारों को लेकर, और इस वजह से इंसानी आबादी के जो हक हैं वो सिमटे रह जाते हैं। ये जो बहुत भोली भाली सरल जीवन शैली वाली ये जो पूरी आबादी है, इस इलाके के लोग हैं जो अपनायत को पहनते बिछाते हैं, इनमें राष्ट्रभाव भी इतना भरा हुआ है कि अगर आप राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी इनसे ले लेंगे तो भी ये पहले की ही तरह अपने इलाके के जो वन्य जीव हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे हैं, सबके साथ तालमेल में ही रहने वाले हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए आगे का रास्ता ये है कि नेशनल पार्क यानी डेजर्ट नेशनल पार्क की बजाय इस पूरे इलाके को या तो अभयारण्य यानी सेंचुरी में बदल दिया जाए, या गुजरात का जो कच्छ का रण है उसकी तर्ज पर इसे बायोस्फीयर बना दिया जाए। ये बायोस्फीयर बनेगा, सेंचुरी बनेगा तो यहाँ पानी पहुँचेगा, बिजली पहुँचेगी, सड़क पहुँचेगी, तो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनसे जुड़ पाएगा ये पूरा जो 98 गाँव का जो इलाका है, इसकी तकदीर बदलेगी। और इसके भी आगे का रास्ता ये है कि ये जो पूरी मेहनती और सहनशील आबादी है इसे पर्यटन से जोड़ा जाए, उत्पादन से जोड़ा जाए, उद्यम से जोड़ा जाए,
ताकि इस पूरे इलाके की जो 98 गांव जो बसे हुए हैं उनकी आर्थिक रीढ़ भी मजबूत हो पाए। इसीलिए इसे पार्क के ठप्पे से बाहर निकालकर ज़रूरी है कि नीतिगत पहल हो और प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच संवाद, संकल्प और समन्वय के बूते ही ये सब संभव हो पाए।